आज हम लेके आए हैं अमेरिकन हॉरर स्टोरीज के आगे के 3 एपिसोड्स को लेकर। प्रीवियस चैनल में हमने एपिसोड 6 तक एक्सप्लेन किया है और इस बार हम 7, 8 और 9 को एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो चलिए प्रीवियस रिवीजन कर लेते हैं। हमने देखा कि लाना जो पहले असाइलम से निकलना चाहती थी क्योंकि वहाँ पर उसे झटके दे दे के पागल किया जा रहा था, वो अब डॉक्टर थ्रेडसन के पास आ चुकी थी। उसे लगा डॉक्टर थ्रेडसन उसकी मदद कर रहे हैं, बट एक्चुअल में डॉक्टर थ्रेडसन ही ब्लडी फेस थे जो लाना का अब रोज़ शोषण कर रहे थे। और अब लाना को ये भी डर था कि पता नहीं कब उसकी बारी आ जाए और थ्रेडसन उसकी भी चमड़ी उखाड़ कर मास्क बना ले। लेकिन फिर भी वो इस कोशिश में थी कि कैसे भी वो सरवाइव करे और यहाँ से भाग पाए। उधर जूड, जिसके ऊपर मल्टीपल इल्ज़ाम लग चुके थे, उसे असाइलम से निकाला जा चुका था। अब उसके पास पावर नहीं थी, तो ऐसे में वो डॉक्टर आर्थर के नाजी होने की सच्चाई और उनके काले गंदे एक्सपेरिमेंट्स की सच्चाई लोगों तक कैसे लाएगी वो भी देखना है। इसी के साथ में अब किट वॉकर, जिसने गलती से ये कन्फेशन कर लिया कि वो ही ब्लडी फेस है, उसे जेल में डाल दिया गया है। इसी के साथ ग्रेस, जो पहले किट के बच्चे से प्रेग्नेंट थी, उसे एलियंस उठाकर ले गए थे और उसका अब मिसकैरेज हो चुका है। सभी की जिंदगी अस्त व्यस्त चल रही है, लेकिन सिस्टर मैरी बहुत ही मौज में है क्योंकि वो तो डेविल है और डेविल इतनी जल्दी कहाँ हार मानने वाला है। तो चलिए देखते हैं एपिसोड नंबर 7 की कहानी। यहाँ एपिसोड 7 की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि हॉस्पिटल में एक नन थी जो कि गाना गाते हुए कुछ काटने का काम कर रही थी। उस गाने को सुन के बाजू का एक एम्प्लॉय था जो अजीब सी पोजीशन में आने लगता था और वो सिस्टर से अनाप शनाप बातें करने लगता है, जैसे कि उसे ये करना ज़रूरी है, मुझे ये करना ही होगा। और ये कहते हुए वो सिस्टर जिस मशीन से कटाई कर रही थी, वो आदमी उसमें अपना हाथ दे मारता है, जिससे उसका हाथ बहुत ही बुरी तरह जख्मी हो जाता है और खून बहने लगता है। हॉस्पिटल के सारे एम्प्लॉयज़ आते हैं और उसे तुरंत इलाज के लिए ले जाने लगते हैं। और अब क्योंकि इस असाइलम की इंचार्ज सिस्टर मैरी यानी कि डेविल मैरी हो चुकी है, डेविल मैरी यहाँ पे आती है और आते ही उसे नज़र आता है दीवार पर कुछ लिखा हुआ। अब इस लिखे हुए को क्योंकि ये इंग्लिश में नहीं लिखा था तो ये अंग्रेज समझ नहीं पाते, लेकिन डेविल समझ चुका था कि ये एक समनिंग प्रोसेस था और इस दीवार में जो लिखा गया था वो एक खास क्रिएचर को बुलाने के लिए समन किया गया था। डेविल यहाँ पे तुरंत अपने आप से बाहर हो जाता है और गुस्से में उस एम्प्लॉय को पकड़ के पूछने लगता है कि तुमने किसे समन किया है, तुमने आखिर उसे समन क्यों किया। लेकिन वो एम्प्लॉय जो अब अपने होश में आ चुका था, वो तो अपने कटे हुए हाथ को देखकर ही पागल हो रहा था। उसे तो यही समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसने अपना हाथ काट कैसे लिया। और एज अ व्यूअर हमारे लिए एक बड़ा सवाल, आखिर किसे समन किया गया था और क्यों, और इसका आंसर भी हमें जल्दी ही मिल जाता है। और यहाँ पे समन किया गया था मौत के फरिश्ते को, या कह सकते हैं मौत की फरिश्ती को, क्योंकि फीमेल थी ना। ये काइंड ऑफ यमराज टाइप का पर्सन है जो कि मरने से पहले इंसान से उनकी परमिशन लेता है कि क्या तुम मरने को तैयार हो, और जैसे ही इंसान हाँ कहेगा वो उसे चूम कर अपनी आगोश में ले लेती थी, यानी उस इंसान को मौत दे देती थी। और यहाँ पे मौत के फरिश्ते को बुलाया गया था शायद डेविल से सामना करने के लिए, शायद ये भी गॉड का कोई प्लान था। और सबसे पहले मौत की ये एंजल जाती है ग्रेस के पास, क्योंकि ग्रेस का शायद मिसकैरेज हो चुका था और उसकी बॉडी से काफ़ी खून बह रहा था। यहाँ पे आसपास बहुत सारी नन और सिस्टर्स ग्रेस को जगाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन एंजल मुस्कुराकर ग्रेस को देखती है और पूछती है कि क्या तुम मरने को तैयार हो। इससे पहले कि ग्रेस अपना हाँ या ना कह के कुछ जवाब दे पाती, एक सिस्टर गुस्से में एक मुक्का मारती है ग्रेस के सीने में, जिससे वो होश में आ जाती है। और ऑब्वियसली यहाँ पे सिस्टर्स उस एंजल को नहीं देख पा रही थी, क्योंकि जिस इंसान की मौत आने वाली रहती थी वही सिर्फ देख पाता था इस एंजल को, बाकी कोई देख नहीं पाता था। अब ग्रेस का इतना बुरा हाल करने वाले किट वॉकर का, यानी ग्रेस को प्रेग्नेंट करने वाले किट वॉकर का क्या हाल है ये जान लेते हैं। तो किट वॉकर ने क्योंकि कन्फेशन दे दिया था कि वही ब्लडी फेस है और वही सबको मार रहा है, तो ऑब्वियसली एक वकील उससे पूछताछ कर रहा था। लेकिन किट वॉकर का कपार खराब हो रहा क्योंकि उसने तो ये सब मजबूरी में कन्फेस किया था ना। उसका तो ब्रेन वॉश किया गया था कि अगर वो ये सब कन्फेस कर लेगा तो उसे यहाँ से बचा लिया जाएगा। लेकिन अब डॉक्टर थ्रेडसन यहाँ से पल्ला झाड़ चुका था, क्योंकि एक्चुअली में ब्लडी फेस तो वही था ना।
अब ऐसे में किट वॉकर उस वकील को जख्मी करके भाग जाता है हॉस्पिटल से, और कहाँ भागता है ये हमें कहानी में आगे दिखाया जाएगा। दूसरी तरफ लाना, जिसका यहाँ पे बुरा हाल था डॉक्टर स्ट्रेटसन के घर में, क्योंकि डॉक्टर स्ट्रेटसन उसके साथ कैसा सलूक कर रहा था ये तो आपको पता ही होगा। लाना अपने बिस्तर पे बेसुध पड़ी हुई थी और यहाँ पर मौत की एंजल आती है लाना के पास, जो लाना से पूछती है कि क्या तुम मरने को तैयार हो। लाना कहती है अभी नहीं, अभी मैं नहीं मरूंगी, मुझे थोड़ा और वक्त चाहिए। और ये सब वो कह ही रही थी कि डॉक्टर स्ट्रेटसन के आने की आहट होती है। वो एंजल वहाँ से गायब हो चुकी थी और लाना घबरा गई थी, क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था कि अब पता नहीं उसके साथ ही डॉक्टर क्या करने वाला है। और यहाँ पे डॉक्टर अनाप शनाप बातें करने लगता है। डॉक्टर कहता है मैं बहुत कंफ्यूज हूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं आखिर ये डिसीजन कैसे लूँ, आखिर मैं डिसीजन ले क्यों नहीं पा रहा हूँ। लाना को समझ नहीं आता कि ये पगला किस डिसीजन की बात कर रहा है, तो वो डॉक्टर से पूछती है क्या करना चाहते हो तुम। इस पर डॉक्टर कहता है मुझे समझ नहीं आ रहा कि तुम्हारा गला काटूं कि तुम्हें चोक करके मारूं, तुम ये बताओ ना मैं क्या करूं। और ये सुनकर बेचारी लाना रोने लगती है, और जिस पर डॉक्टर कहता है चलो छोड़ो, कैसे भी मारो, आखिर तुम्हें मरना ही तो है। ये कहकर वो एक बेहोश करने वाला इंजेक्शन लाना को लगाने के लिए उसकी तरफ बढ़ पड़ता है। लेकिन लाना, जो कि पहले से ठान चुकी थी कि उसे कैसे भी सरवाइव करना है, वो डॉक्टर का काफी मुकाबला करती है। एक फ्रेम उसके सर पर मारती है और फिर जिस लोहे की सलाख से उसे बांधा गया था उस सलाख को वो डॉक्टर के गले में बांधकर उसे चोक करने लगती है। इस बीच में डॉक्टर और उसका कड़ा मुकाबला होता है। कई बार लगता है कि डॉक्टर उसे ओवरपावर कर लेगा क्योंकि वो मर्द ठहराना, लेकिन लाना वहाँ से भागने में कामयाब होती है। गिरते पड़ते वो एक कार के पास पहुँचती है और उस आदमी को कहती है कि जल्दी से मुझे पुलिस के पास ले जाओ। लेकिन हम जानते हैं ये लाना की जिंदगी है, आसान तो नहीं होने वाली। लाना को लगता है कि ये आदमी उसकी मदद करेगा, लेकिन ये आदमी तो अपने अलग ही फ्रस्ट्रेशन में था। एक्चुअली में इस आदमी की गर्लफ्रेंड या इसकी वाइफ ने इसे चीट किया था, तो ये आदमी निकला था घर से अपनी भड़ास निकालने के लिए। तो ये लाना के ऊपर ही भड़कने लगता है कि एक तो तुम मेरी कार में बैठोगी, फिर मुझे ही सुनाओगी मैं क्या उल्लू का पट्टा हूँ। पहले मेरी बीवी मुझे चीट करती है, जिस बिस्तर में मैं सोता हूँ उस बिस्तर में वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ सोती है, ये पूरी दुनिया मुझे क्या चूक समझ के रखी है। और ये कहकर वो गोली मार लेता है अपने सर में। यानी वो आदमी यहाँ सुसाइड करने निकला था, पर हम तो डूबेंगे सनम, तुम्हें भी ले डूबेंगे। वो इस सुसाइड के कारण गाड़ी को ठोक देता है। इस चक्कर में लाना का भी एक्सीडेंट हो चुका था। और यहाँ पर हम मौत की एंजल को देख पाते हैं, जो कि ऑब्वियसली इस आदमी की ही जान लेने के लिए आई थी, लेकिन लाना को लगता है कि ये उसे लेने आई है। बेचारी लाना बीच सड़क पर घायल पड़ी ही थी और अब उसका क्या होगा हमें नहीं पता। लेकिन दूसरी तरफ जो मौत की एंजल थी उसे यकीन आ चुका था कि सिस्टर मैरी डेविल है, क्योंकि ऑर्डिनरी इंसान मौत की देवी को तभी देख पाता था जब उसकी मौत उसके सर पर नाच रही हो। लेकिन डेविल मैरी उसे ऐसे ही देखती है और उससे पूछती है कि तुम यहाँ क्यों आई हो, क्यों तुम्हें समन किया गया है। जिस पर मौत की देवी का कहना था कि तुम भी तो यहाँ पे आई हो, पर बिना बुलाए, और एक प्यारी लड़की की आत्मा को कब्जे में ले ली हो, तो प्लीज मुझसे मत पूछो कि मैं यहाँ क्या करने आई हूँ। ये दोनों औरतों की काला कपड़ा पहन के अलग ही लेवल का झगड़ा चलने लगता है, जिससे हमें कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन लाना वापस पागल खाने आ चुकी थी। क्यों? ऑब्वियसली उसका एक्सीडेंट हुआ था, पुलिस को उसी की तलाश थी, क्योंकि वो पागल खाने से भागी थी, तो उसे वापस पागल खाने में ला दिया गया था, जहाँ पर सिस्टर मैरी उसका प्यार से स्वागत करती है कि आओ बेटा, तुम जहाँ आई थी वहीं आ गई। यहाँ पे लाना पागल हो जाती है डर के मारे कि मेरे साथ अब क्या हो गया, और वो जल्दी से बोलने लगती है कि प्लीज़ सिस्टर जूड को बुलाओ, मुझे बताना है कि डॉक्टर स्ट्रेटसन एक अच्छा इंसान नहीं है। लेकिन लाना को नहीं पता था कि सिस्टर जूड अब इस हॉस्पिटल में काम नहीं करती है, इंचार्ज सिस्टर मैरी है। तो मजबूरी में वो मैरी को ही बताने लगती है कि डॉक्टर स्ट्रेटसन ब्लडी फेस है, वो कोई शरीफ डॉक्टर नहीं है, उसने मेरे साथ ऐसा किया वैसा किया, इतनी औरतों को मारा, और अब वो किट वॉकर को फंसा चुका है। अब सिस्टर मैरी जो थी वो तो डेविल थी, और डेविल तो वैसे ही जबरा फैन था ब्लडी फेस के काम का। तो वो लाना को बोलती है हाँ मैं तुम पे विश्वास करती हूँ, प्लीज शांत हो जाओ, दवाई खा लो, आराम करो। लेकिन हमें पता है ना कि डेविल कुछ नहीं करने वाला, इवन वो धीरे धीरे लाना को भी अपने रास्ते से हटा देगा, ताकि ब्लडी फेस के कारनामे किसी के सामने मत आए और दुनिया में पाप बढ़ते रहे। डेविल ऐसे ही तो काम करता है ना। यहाँ पे सिस्टर मैरी को बताया जाता है कि किट वॉकर भाग चुका है
और ऑब्वियसली वो भाग कर यहीं आएगा क्योंकि मुसाफिर है यारो, उसका ना ठौर है ना ठिकाना। और पुलिस की बात सच भी होती है। किट वॉकर भागते भागते असाइलम पहुंच चुका था और क्योंकि पिछली बार इन्होंने असाइलम से भागने की कोशिश की थी ना, तो इसे पता था कि असाइलम के पीछे से एक रास्ता है जहां से असाइलम के अंदर घुसा जा सकता है। ऑब्वियसली उस रास्ते में कुछ ज़ॉम्बीज यानी क्रिएचर्स हैं जो उसका पीछा करेंगे, लेकिन उन सभी को पीछे छोड़ते हुए वो भागते भागते आता है असाइलम के अंदर। और यहाँ असाइलम के अंदर जिस कॉर्नर पे वो आता है वहाँ पर ग्रेस बैठी हुई थी क्योंकि उस एरिया में आज ग्रेस की ड्यूटी थी। वो ज़ॉम्बी जैसा क्रिएचर किट वॉकर पर और ग्रेस पर दोनों पे हमला करने लगता है और इस बीच में असाइलम का केयर टेकर भी आ चुका था। ऑब्वियसली कैसे कैसे करके किट उस ज़ॉम्बी को मार देता है क्योंकि वो ग्रेस की जान खतरे में नहीं डाल सकता था। लेकिन जब हॉस्पिटल का गार्ड किट को देखकर गोली मारने वाला था तो वहाँ पर ग्रेस सामने आ जाती है क्योंकि ऑब्वियसली दोनों में बहुत ज़्यादा प्यार था और किट यहाँ पे ग्रेस को ही देखने के लिए आया था, उसे शायद बचाने के लिए आया था। और यहाँ पर ग्रेस जब देखती है कि गार्ड ने किट पर बंदूक ताना हुआ है तो वो गार्ड के सामने खड़ी हो जाती है और गलती से गार्ड उसे शूट कर देता है। ग्रेस ज़मीन पे पड़ी हुई थी और अचानक वहाँ पे मौत की एंजल आती है और ग्रेस से पूछती है, क्या तुम तैयार हो? इस पर ग्रेस हाँ कहती है और एंजल उसके होठों को चूमकर उसे अपने साथ ले जाती है। तो क्या ग्रेस यहाँ मर चुकी है? किट का ये प्यार भी खत्म हो गया? एल्मा तो पहले ही मर चुकी थी और अब ग्रेस भी खत्म हो गई। खैर इन सब के बीच में हमें सिस्टर जूड को दिखाया जाता है। सिस्टर जूड अपने पुराने साथी से मिलने जाती हैं जिसको डॉक्टर आर्थर पर नज़र रखने के लिए उन्होंने अपॉइंट किया था। लेकिन पिछले एपिसोड से हम जानते हैं कि डेविल मैरी ने तो इस आदमी को मार डाला है। तो जैसे ही सिस्टर जूड वहाँ पहुँचती है और अपने दोस्त को मरा हुआ देखती हैं, उन्हें काफ़ी ज़्यादा दुख होता है। और यहाँ पर हम देख पाते हैं कि एंजल यानी वो मौत की जो देवी थी ना, वो इस आदमी को भी चूम कर अपने साथ ले जा चुकी थी और अब यहाँ पर सिर्फ उसकी लाश पड़ी हुई थी। अचानक वहाँ पर फ़ोन आता है और फ़ोन को उठाती है सिस्टर जूड। फ़ोन को उठाती है तो फ़ोन के उस तरफ सिस्टर मैरी बात कर रही थी। वो सिस्टर जूड से कहने लगती है कि कैसा लगा मेरा जलवा, मैंने तुम्हारे दोस्त को मार डाला और अब तुम भी मर जाओगी, ठीक वैसे ही जैसे तुमने हिट एंड रन में उस छोटी बच्ची को मारा था। यहाँ पर सिस्टर जूड सिस्टर मैरी से पूछती हैं, तुम्हें ये सब कैसे पता? जिस पर सिस्टर मैरी कहती है, मुझे सब पता है और मैंने तुम्हें बताया भी तो था ना। और ये बात सुनते ही सिस्टर जूड को याद आता है वो दिन जब वो उस लड़के का एक्सॉर्सिज्म कर रहे थे। एक्सॉर्सिज्म वाली रात को उस डेविल ने सिस्टर जूड को उनके हिट एंड रन केस के विजन्स दिखाए थे और इस पूरे असाइलम में सिर्फ वही इंसिडेंट था जिसके बाद से सिस्टर जूड के बुरे दिन शुरू हुए थे। और अब सिस्टर जूड को एहसास हो गया था कि डेविल ने मैरी को पजेस कर लिया है। ये बात समझते ही सिस्टर मैरी जूड को कहती है कि मैंने तुम्हारे लिए बाजू में एक चाकू रखा है, जरा अपनी नस काटो और मर जाओ। ये कहकर वो फोन काट देती हैं और अब सिस्टर जूड को भी लगने लगता है कि वो गंदे से फंसने वाली हैं। ऑलरेडी उनके ऊपर इतने सारे इल्ज़ाम हैं, ड्रिंक एंड ड्राइव का, बेवड़ेपन का, हॉस्पिटल ठीक से नहीं संभालने का, और अब उनका दोस्त मर गया है और आखिरी बार इससे वही मिली है। तो कहीं ना कहीं पुलिस अब उनकी गंदे से वाट लगाने वाली है। वो बाथरूम में जाती हैं और अपनी नस काट लेती हैं। पूरे फर्श में खून भरा हुआ था और सिस्टर जूड मर जाती हैं। ऐसा आपको लग रहा होगा और ऐसा सिस्टर जूड को भी लगता है, लेकिन वो फिर से हिम्मत से ज़िंदगी का सामना करने के लिए आगे बढ़ती हैं। वो सोचती हैं कि मैं अपने आप को नहीं मारूंगी, अगर मैं बेगुनाह हूँ तो मैं खुद को बिल्कुल नहीं मारने वाली। और ये कहकर वो जाती हैं एक बार में थोड़ा पीने के लिए, मन को शांति मिलेगी। और वहाँ पर वो देखती हैं कि मौत की एंजल उनका वेट कर रही हैं। सिस्टर जूड उससे ऐसे मिलती हैं जैसे इस एंजल से वो कई बार मिल चुकी हैं और वो एंजल को कहती भी है कि मुझे मेरी ज़िंदगी से बहुत प्यार है, आज नहीं मरने वाली, चाहे तुम कितनी भी बार मुझसे मिलने के लिए आ जाओ। और ये दिखाता है कि सिस्टर जूड भले भी कैसी थी लेकिन बड़ी स्ट्रॉन्ग लेडी थी, बोले तो सख्त लड़की। और अब वो जाती है कन्फेशन करने के लिए। आखिर जिस हिट एंड रन केस से वो इतना दिन तक भाग रही थी, अब उन्हें नहीं भागना था। तो वो उस फैमिली से मिलने जाती हैं जिनकी बच्ची को उन्होंने कार से ठोका था। लेकिन यहाँ तो अलग ही चीज़ पता चलती है, वो लड़की जिसको ठोका गया था वो जिंदा थी, बल्कि वो तो नर्स होकर, एक वर्किंग मॉम होकर अपने बच्चे को भी संभाल रही थी। और यहाँ पे सिस्टर जूड का तो माथा थनक जाता है और वो उसकी फैमिली वालों से कहती है, साला तुम्हारे कारण हमारा जिंदगी नरक हो गया है, तुम्हारी लड़की जिंदा है
और यहाँ ज़िंदगी भर से मैं अपने कलेजे पे एक बोझ लेके चल रही हूँ कि मैंने एक लड़की को मार दिया, एक लड़की को मार दिया। यहाँ पे उसकी फैमिली वालों को भी समझ नहीं आता कि इनको क्या हो गया भाई, कन्फेशन करने आई थी ये तो हम ही पे चिल्लाने लगी। और अब सिस्टर जूड को थोड़ा सुकून था, क्योंकि जिसको वो हिट एंड रन केस मान रही थी उसका विक्टिम तो जिंदा है। टेक्निकली ये हिट एंड रन नहीं हुआ ना, खैर जो भी हो आगे देखते हैं। एपिसोड 8 की शुरुआत होती है हमें क्रिसमस की मनहूसियत दिखाते हुए। क्यों ऐसा कह रही हूँ, इस एपिसोड में क्रिसमस की ही रात की कहानी है। तो कहानी जाती है कुछ सालों पहले की, जहाँ पे जिंगल बेल करता हुआ एक सेंटा क्लॉज खुशियाँ बांट रहा था, लेकिन उसकी खुशियों को नजर लग जाती है एक सीरियल किलर की। यहाँ पे एक सीरियल किलर आता है, उस सेंटा क्लॉज को मारता है और उसके कपड़े पहनकर उस रात उसने 18 परिवारों की जान ली थी। क्यों? ऐसे ही सेक्सी लग रहा था। ऑब्वियसली कुछ समय बाद वो मर्डरर या सीरियल किलर पकड़ा गया था और इस पूरे शहर में चाहे क्रिमिनल हो या फिर कोई पागल, उसे कहाँ भेजा जाता है? बेयर क्लिफ असाइलम में। तो ये पागल भी क्रिसमस के दिन यहाँ लाया गया। बस ये इतना ज़्यादा आतंकी था कि यहाँ पे क्रिसमस सेलिब्रेशन के दिन भी कई सारे कर्मचारियों पर हमला करता है। कुछ की गर्दन काट देता है, कुछ के सिर को हथौड़े से फोड़ देता है। और उस समय इस असाइलम की इंचार्ज थी जूड। तो इस पागल आदमी को या कह लीजिए सीरियल किलर को असाइलम में जूड से अलग ही लेवल की नफरत थी। इस सीरियल किलर को हम क्रिसमस किलर कहेंगे, ठीक है। तो जूड इस क्रिसमस किलर को सजा देने के लिए हमेशा तहखानों में बंद रखती थी और इसे सिर्फ क्रिसमस के दिन ही बाहर निकालती थी, वो भी सैंटा क्लॉज के कपड़े पहनाकर। अब वो ऐसा क्यों करती थी भगवान जाने। इस असाइलम में हमें दिखाया जाता है अब करंट सिनेरियो, जहाँ पे क्रिसमस मनाया जा रहा है और अब इंचार्ज है सिस्टर मैरी। सिस्टर मैरी ने पागलों के बालों को काट कर उससे अपना क्रिसमस ट्री सजाया था। लगता है बंगाली काला जादू से ये डेविल कुछ ज्यादा ही इंस्पायर्ड है, तभी तो बालों से क्रिसमस ट्री सजा रहा है। यहाँ दूसरी तरफ क्योंकि ग्रेस मारी जा चुकी थी, तो इस चीज से वो जो गार्ड था जिसने ग्रेस को गलती से मार दिया था, वो इसकी लाश के सामने ग्रेस से माफी मांग रहा था कि गलती से उसने ग्रेस को मार दिया, वो एक्चुअली में ऐसा करना नहीं चाहता था। तो क्योंकि सिस्टर जूड को अब सिस्टर मैरी की सच्चाई पता चल चुकी थी कि सिस्टर मैरी वास्तव में अब डेविल से पजेस्ड है, तो वो भी इस असाइलम में छुपते छुपाते आ चुकी थी। उन्होंने जैसे ही अकेले में सिस्टर मैरी को देखा, उसके गले में एक चाकू रख दिया और उससे कहा कि तुम इस असाइलम में इतनी आसानी से इसीलिए घूम पा रहे हो ना क्योंकि सिस्टर मैरी एक प्योर सोल थी और ये प्योर सोल तुम्हारा शील्ड है। तो क्या होगा अगर मैं इसका गला काट दूं? ना सिस्टर मैरी रहेगी, ना प्योर सोल रहेगी और ना तुम इतने आसानी से घूम पाओगे डेविल। लेकिन वो भी डेविल था, उसने अपनी ताकत से आसपास के सामानों को हिलाना शुरू कर दिया था। अब इस आवाज और शोरगुल को सुनकर वहाँ पे डॉक्टर आर्थर और असाइलम के कर्मचारी आ चुके थे, जिन्होंने जूड को बिना परमिशन के अंदर घुसने के कारण असाइलम से बाहर कर दिया। ऑब्वियसली जूड अब असाइलम से निकाली जा चुकी है, तो उसकी कोई पोस्ट नहीं है और वो बिल्कुल भी ऑथराइज्ड नहीं है इस असाइलम में आने की। और इस बार तो उसने सिस्टर मैरी पर हमला कर दिया, ये भी सबने अपनी आंखों से देखा था। तो अब जूड की मुसीबतें खत्म होने का नाम नहीं हो रही थी, बस एक एक स्टेप करके और बढ़ती जा रही थी। अब क्योंकि सिस्टर जूड को मैरी की सच्चाई पता चल गई थी और वो चुप नहीं रहने वाली थी, इसलिए सिस्टर मैरी भी कहाँ हाथ पे हाथ रखने वाली थी। उन्होंने उस किलर को यानी उस क्रिसमस किलर को सुपारी दे दी कि जाके जूड को मार दो। अब वो कैसे मारेगा इसका इंतजाम भी सिस्टर मैरी बहुत अच्छे से करने वाली थी। यहाँ पे डॉक्टर आर्थर क्रिसमस गिफ्ट देना चाहते थे अपनी प्यारी सिस्टर मैरी को और वो उसे गिफ्ट करते हैं एक प्यारा सा ईयररिंग। जिस ईयररिंग को देखकर डेविल मैरी काफी खुश हो जाती है, शाबाशी देती है कि इतना सुंदर ईयररिंग तो इस शहर में नहीं मिलेगा, ये तो प्योर डायमंड लग रहा है, कहाँ से मिला बताओ ना। आर्थर उसे बताता है कि जब वो एक नाजी कैंप में था तो एक ज्यूस महिला का कत्ल करते समय उसने इस ईयररिंग को निकाल लिया था और इसको संभाल के रखा था किसी अच्छे इंसान को देने के लिए, और आज वो ये मैरी को गिफ्ट कर रहा है। इस ईयररिंग को देखकर डेविल मैरी इतनी ज्यादा खुश होती है कि तुरंत ही उसे अपने कानों में लटका कर झुमका गिरा रे नाचने लगती है, जिसे देखकर आर्थर को समझ में आ जाता है कि ये वो मैरी नहीं है जिसे वो पसंद किया करते थे। वो मैरी तो चॉकलेट तक को इतना धीरे धीरे और शर्मा कर खाती थी, और अगर उस मैरी को ये पता चलता कि ये नाजी कैंप से आया हुआ ईयररिंग है तो वो कभी नहीं पहनती। लेकिन इसका झुमका गिरा देखकर आर्थर को यकीन आ चुका था कि ये मैरी कोई और ही है। वो इस बात को मैरी से कहता भी है कि तुम बदल गई हो और तुम्हारी सच्चाई मैं सबके सामने ला कर रहूंगा, जिस पर मैरी डॉक्टर आर्थर को धमकी देती है,
बेटा मैं वो चीज़ हूँ ना कि अगर मैं डस लूँगी तो तुम्हें भगवान भी नहीं बचा पाएगा। अब डॉक्टर आर्थर साइंटिफिक आदमी है, उसे ये डेविल वेविल की बातें समझ नहीं आती। उसे बस ये लगता है कि मैरी काफ़ी बदल गई है, बुरी हो गई है, शायद जुड की संगत का असर है। खैर, यहाँ पे असाइलम से निकाले जाने के बाद में जुड़ जाती है हेड मदर के पास और हेड मदर को सारी सच्चाई बताती है कि असाइलम में सिस्टर मैरी के ऊपर डेविल पोजीशन कर चुका है और अब असाइलम की हालत बहुत ख़राब है। यहाँ पे हेड मदर कहती है कि जुड के ऊपर जो भी इल्ज़ाम लगे हैं, इससे उसकी क्रेडिबिलिटी और विश्वसनीयता पे शक पैदा हो गया है, इसलिए वो जुड को कोई भी काम नहीं सौंप सकती। भाई उनको भी तो अपने ऊपर वालों को जवाब देना है ना। लेकिन जुड कहाँ मानने वाली थी, वो तो अब जैसे पीछे पड़ गई थी इस सिस्टर मैरी की। और यहाँ पे होता है चमत्कार दोस्तों, चमत्कार बोले तो चमत्कार। डॉक्टर आर्थर मिलने आते हैं जुड से। वैसे तो ये दोनों एक दूसरे को बिल्कुल पसंद नहीं करते थे, इन दोनों का ईगो अलग ही लेवल पे था। पर यहाँ पे आर्थर जुड को बताते हैं कि तुम सही थी, सिस्टर मैरी बदल गई है। अब मुझे साइंटिफिक टर्म्स में बात करने आता है, इसलिए मैं डेविल वेविल की बातों पे नहीं मानूंगा, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम आओ और असाइलम को बचाओ। तो अब सिस्टर जुड को भी कहीं से हेल्प नहीं मिली, तो डॉक्टर आर्थर उसकी हेल्प करने के लिए रेडी हो चुके थे और जुड के लिए यही बहुत बड़ी बात थी। यहाँ हमें वापस असाइलम में दिखाया जाता है कि लाना अपने रूम में सोई हुई थी और धीरे से उसे पता चल जाता है कि उसी के रूम में एक कैबिनेट बनाकर किट को भी छुपाया गया था। और ये बात काफी अजीब थी। किट को लगातार बेहोशी के इंजेक्शन दिए जा रहे थे ताकि वो बेहोश रहे और होश ही में मत आए। जैसे तैसे लाना किट को होश में लाती है और होश में लाते ही वो किट को बताती है कि तुम्हें यहाँ पर छुपाया गया है, इसी के साथ में मुझे भी यहाँ पर छुपाया गया है और तुम्हारे साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है। तुमने ब्लडी फेस होने का इल्ज़ाम अपने सर पर ले लिया डॉक्टर थ्रेडसन के बोलने पर वास्तव में डॉक्टर थ्रेडसन ही ब्लडी फेस है। उसने अपना सारा इल्ज़ाम तुम्हारे सर पे मर दिया और अब वो खुला आज़ाद घूम रहा है और मैं भी डॉक्टर थ्रेडसन की ही सताई हुई हूँ। तो चलो मिलते हैं, सबूत और गवाह पुलिस के हवाले करते हैं, हम दोनों को इंसाफ मिलेगा। और इस तरीके से दोनों टीम अप हो जाते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं उन दोनों को भी यकीन हो चुका था कि बिना एक दूसरे के सहारे के वो कुछ भी नहीं कर सकते और दोनों ही डॉक्टर थ्रेडसन के ही शिकार हुए हैं। यहाँ पे डॉक्टर आर्थर उठा कर ले आए थे जुड को पीछे वाले दरवाजे से असाइलम के अंदर और धीरे धीरे वो जुड को एक कमरे में छुपा देते हैं, सही समय में आने पर वो अपनी इन्वेस्टिगेशंस शुरू कर चुके। लेकिन इस कमरे में तब आता है वो क्रिसमस किलर जुड से बदला ले ले। यानी दोस्तों यहाँ पे डॉक्टर आर्थर मैरी के साथ मिले हुए थे। उनको सिस्टर जुड से और उनकी इन्वेस्टिगेशन से घंटा फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि वो डेविल के लिए लॉयल हो चुके थे। भाई जान भी तो बची रहनी चाहिए ना। पर मुझे लगता है कि अब जुड को ये क्रिसमस वाला किलर मारने वाला है और साथ में लाना को डॉक्टर थ्रेडसन, क्योंकि डॉक्टर थ्रेडसन लाना के कमरे में आ चुके थे। लाना तो शॉक हो जाती है ये देखकर कि डॉक्टर थ्रेडसन यहाँ कैसे आ गया। डॉक्टर थ्रेडसन लाना को बताता है, ऑब्वियसली न्यूज़पेपर में खबर आई थी कि एक पागल कैदी जो हॉस्पिटल से फरार हुई थी उसका एक्सीडेंट हुआ और एक्सीडेंट के बाद से उसे वापस असाइलम में ले आया जा चुका है। सच में रिपोर्टर्स भी ना दोस्तों कभी कभी वो खबरें छाप देते हैं जिनके बारे में शायद लोगों को पता नहीं होना चाहिए। आपको क्या लगता है? खैर टीआरपी का खेल है, उनको भी अपनी जॉब प्यारी है, हम अपने यूट्यूब वीडियो पे फोकस करते हैं। अब यहाँ पर लाना की जान निकल रही थी क्योंकि थ्रेडसन उसकी जान लेने वाला था। इसी के साथ में थ्रेडसन लाना को बताता है कि सबूत और गवाह तुमको नहीं मिलने वाले, क्योंकि मैंने अपने घर को अच्छे से साफ कर दिया है। ना हड्डी मिलेगी, ना पसली, ना कोई कमरा, ना खून, ना कोई जीन्स, तो मैं तो पकड़ाने वाला हूँ नहीं। और रही बात गवाह की, तो तुमको तो मैं अभी ही खत्म करने वाला हूँ। लेकिन डॉक्टर थ्रेडसन को नहीं पता था कि लाना के कमरे में किट भी है। तो किट यहाँ पे लाना को आकर बचा लेता है और डॉक्टर थ्रेडसन को बेहोश कर देता है। अब लाना के मन में इतना ज्यादा गुस्सा और जहर भरा हुआ था कि वो डॉक्टर थ्रेडसन को यहीं पे मार देना चाहती थी। लेकिन किट उसे कहता है कि देखो हमें इसे बचा कर रखना पड़ेगा, अब हमारे पास कोई सबूत नहीं है, इसने अपने सारे सबूत मिटा दिए हैं, तो यही हमारा आखिरी गवाह है। हम सीधा इसी को पुलिस के सामने पटकेंगे और बोलेंगे कि ये ब्लडी फेस है, मुझे प्लीज रिहा करो। लाना भी मान जाती है और वो डॉक्टर थ्रेडसन को एक स्टोर रूम में छुपा देते हैं। अब लाना तो बच चुकी थी, लेकिन जुड का क्या होगा कालिया? तो जुड भी स्त्री है, उसको कम मत समझो, वो सख्त लौंडी है। उसने एक चाबी की मदद से उस क्रिसमस मर्डर के गले में घोप के उसको घायल कर दिया और इस तरीके से वो अपनी जान बचाने में सफल हुई थी। खैर एक तरीके से इस सीरीज में सबकी लाइफ सेट हो रही थी, कहीं ना कहीं कुछ हद तक चीजें बनती हुई नजर आ रही थी।
और यहाँ पे डॉक्टर आर्थर ग्रेस की लाश को ठिकाने ले जा रहे थे। अब ये भी कह सकते हो कि वो आदमी ठिकाने भी लगाएगा, ये हो सकता है अपने पाले हुए ज़ॉम्बीज़ को खिला देगा कि लो बेटा पार्टी करो क्रिसमस की। लेकिन यहाँ पर तभी अचानक से बहुत सारी रोशनी आने लगती है। यहाँ पे फिर से एलियंस का हमला हो गया था। तेज रोशनी में आर्थर की आंखें चुंधिया गई थी, उसे कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। और जब उसकी आंखें वापस खुली तो वो पाता है कि ग्रेस की लाश गायब हो चुकी थी। व्हाट? कहाँ गई उसकी लाश? कहीं एलियंस उसको अपने साथ तो नहीं ले गए? और इस सस्पेंस के साथ ये एपिसोड खत्म होता है। और अब इस सीरीज का वो एपिसोड जो सबसे खतरनाक है वो शुरू होता है। एपिसोड नंबर 9। यहाँ पे हमें जॉन नाम के कैरेक्टर को दिखाया जाता है जो काफ़ी घबरा रहा था, थोड़ा नर्वस था, और आज वो एक मनोचिकित्सक यानी साइकोलॉजिस्ट से बात करने आया था। वो मनोचिकित्सक से कहता है कि मैं एक अनाथ हूँ, मुझे बच्चों को मारने में बहुत ज़्यादा मज़ा आता था। साला चाय 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 शोर करते थे, मैं उनको बहुत मारता था, लेकिन मुझे असाइलम से निकाल दिया गया। मुझे जानवरों को भी मारने में मज़ा आता था। मुझे मज़ा आता था सुनने में कि वो कैसे चीखते हैं, कैसे चिल्लाते हैं, पर मुझे बस ये जानना था कि मैं ऐसा क्यों हूँ, मैं ऐसा क्यों हूँ। डॉक्टर, तुमको लगता है कि मैं पागल हूँ या मैं कोई साइको किलर हूँ? अब उसकी ये बात सुनकर डॉक्टर की फट गई थी आंखें फट गई थी कि यार ये किस टाइप के मरीज से मैं डील कर रही हूँ। तो वो जॉन से कहती है कि देखिए मिस्टर जॉन, शायद मैं इतनी एक्सपर्ट नहीं हूँ आपके केस को समझने के लिए, आपको किसी एक्सपर्ट से मिलना चाहिए। जिस पर जॉन उसे धमकी देता है, देखो डॉक्टर, मैंने सिर्फ जानवरों को ही नहीं मारा है, मैंने औरतों को भी मारा है, तो चुपचाप मेरी बात सुनो अगर तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें ना मार दूँ। हाँ, तो मैं कहा था मैं ऐसा क्यों हूँ? वेल, मैंने औरतों को भी मारा, पता है, लेकिन जब मैं उनकी खाल निकालता था ना, साली बहुत चिल्लाती थी, इतना चिल्लाती थी कि मेरा दिमाग खराब हो जाता था। मुझे लगता है कि मैं उतना स्किल्ड नहीं था, मुझे शायद मेडिकल सीखना चाहिए था ताकि मैं अच्छे से खाल निकाल पाऊँ, लेकिन साला नीट का एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं हुआ हमारा, इसलिए हम डॉक्टर नहीं बन पाए। आपको क्या लगता है कि मैं साइको हूँ? वेल, मैंने सुना था कि साइको किलर ऐसा करते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मैं कोई साइको किलर हूँ। मुझे लगता है कि ये सब गुण मुझे जेनेटिकली मिला है, क्योंकि मेरा नाम है जॉन थ्रेडसन और मैं डॉक्टर थ्रेडसन यानी ब्लडी फेस का बेटा हूँ। ओ भाई, ये इस आदमी ने क्या कह दिया यार! इसके इस कन्फेशन पे तो मुझे ऐसा लगा कि बिल्कुल धूम वाला म्यूजिक बजना चाहिए था। और इस आदमी ने इतना खुलेआम कहा कि मैं थ्रेडसन का बेटा हूँ, मैं ब्लडी फेस हूँ। तो क्या ये वो वक्त है जिस वक्त में लोगों को पता चल चुका था कि डॉक्टर थ्रेडसन ही ब्लडी फेस है और किट वॉकर निर्दोष है? और फिर ये उसका बेटा कैसे हो सकता है? इसकी माँ कौन होगी? और उसने कहा कि ये अनाथालय में पैदा हुआ था, तो क्या थ्रेडसन और इसकी माँ मर चुकी है जो ये लड़का अनाथालय में पैदा हुआ? बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जिसका जवाब आपको मिलेगा एपिसोड नंबर 9 में। तो शुरू करते हैं एपिसोड 9। तो यहाँ पे फिर से हमें बेयर क्लिफ असाइलम में यानी पास्ट में ले जाया जाता है, जहाँ पर सिस्टर मैरी और लाना बातचीत कर रहे थे। सिस्टर मैरी लाना को बताती है कि बधाई हो, तुम प्रेग्नेंट हो, यानी डॉक्टर थ्रेडसन यानी जो तुम्हारा रेपिस्ट है उससे तुम्हें बच्चा होने वाला है। अब ये सुनते ही लाना बेहोश हो जाती है, क्योंकि वो इस सदमे के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थी और ऑब्वियसली वो चाहती थी कि इस बच्चे को मार दिया जाए। वो किसी कातिल का तो बच्चा नहीं अपने पेट में लेके घूम सकती ना। लेकिन यहाँ पे डेविल मैरी की खुशी का ठिकाना ही नहीं था। भाई, वो जिसकी जबरा फैन है वो बच्चा पैदा करने वाला है, क्या बात है। लेकिन लाना का क्या, पूरी सीरीज में सबसे बदतर हालत तो मुझे लगता है उसी की हुई है। खैर, अगर बदतर हालत की बात करनी है तो सिस्टर जूड को याद कर लेते हैं। सिस्टर जूड को भी इसी असाइलम में पागल खाने के एक वार्ड में कैदी बना लिया गया था। क्यों? ऑब्वियसली वो बिना बुलाए असाइलम में घुसी थी और इस बात की गवाही देते हैं डॉक्टर आर्थर, सिस्टर मैरी, हेड फादर और हेड मदर कि कैसे जूड ऑब्सेस हो गई है इस असाइलम के लिए। सिस्टर मैरी पर हमला किया ये बोलकर कि वो डेविल है। डॉक्टर आर्थर ने भी कह दिया कि हाँ, वो मेरे पास आई थी कि मुझे असाइलम में घुसा लो। और इसी के साथ में वो क्रिसमस किलर भी कहने लगता है कि मुझे तो जबरदस्ती मारी, वो मेरे कमरे में घुस आई और चाबी को मेरे गले में घुसा दिया। ओहो, सारे सबूत और गवाह सिस्टर जूड के खिलाफ थे और वो भी इस पागल खाने में एक मरीज बन चुकी थी। और जाहिर सी बात है, जैसा उन्होंने इस असाइलम में प्रोटोकॉल बनाया था पागलों के साथ सलूक करने का, वो सारे सलूक उनके साथ किए जा रहे थे। मारा जा रहा था, अपमान किया जा रहा था,
खाने को कम मिल रहा था और कोई एम्पैथी नहीं, कोई प्यार नहीं, कोई दुलार नहीं। और सिस्टर जुड को अब समझ में आ रहा था कैसा होता है भला होते हुए भी पागल हो जाना। होश में आते ही लाना किट के पास जाती है और उसे कहती है कि चलो डॉक्टर थ्रेडसन को मार डालते हैं। अब ऑब्वियसली लाना यहाँ पर बहुत ज़्यादा गुस्सा थी, लेकिन किट कहता है कि देखो, अगर हम उसे मार देंगे तो हमारा आखिरी गवाह भी मर जाएगा। मुझे और फांसी के तख्ते में सिर्फ डॉक्टर थ्रेडसन ही मुझे बचा सकता है। तो लाना कहती है कि जो भी करना है फिर तुरंत कहो। और इसके बाद में डॉक्टर थ्रेडसन के पास जाती है और उसे बताती है कि वो प्रेग्नेंट है, तो अगर वो चाहता है कि उसका बच्चा लाना के पेट में सेफ रहे, तो कन्फेशन करे कि वही ब्लडी फेस है। और अब डर के मारे डॉक्टर थ्रेडसन को भी अपना बच्चा प्यारा था, वो बच्चा जो अभी तक जन्मा भी नहीं था और वो बच्चा जो बिना लाना के परमिशन के उसके पेट में घुसेड़ा गया था। तो उस बच्चे को बचाने के खातिर यहाँ पर थ्रेडसन कन्फेशन करने लगता है कि कैसे उसने औरतों का मर्डर किया और कैसे वो ब्लडी फेस है। और उसके सारे कन्फेशन की रिकॉर्डिंग किट वॉकर कर रहा था। कुछ ऐसा ही काम तो उसने भी किट के लिए किया था ना, रिकॉर्डिंग करके फंसाया था, ले नहले पे दहला। और अब उसके कन्फेशन को ख़त्म होते ही लाना कहती है कि देखो, तुम्हारा बच्चा मर चुका है, मैंने पिछली रात को ही अपना अबॉर्शन कर लिया था। और हमें पिछली रात का सीन दिखाया जाता है, एक तार को अपने शरीर के अंदर घुसाकर लाना ने अपना अबॉर्शन कर लिया था। काफ़ी खून निकला था, जिस खून को उसने साफ किया और उसे सुकून मिला कि ये पापी बच्चा मर चुका है। यहाँ पे थ्रेडसन रोता चिल्लाता रहता है, लाना को गालियाँ देता है कि तुमने मेरे बच्चे को मार दिया। रोले साले, बिना परमिशन के लड़की को प्रेग्नेंट करेगा क्या। अब इस रिकॉर्डिंग को लेकर किट जाता है बाथटब में और बाथटब के नीचे में उस रिकॉर्डिंग को छुपा देता है। लेकिन उसे ये काम करते हुए डॉक्टर आर्थर देख लेते हैं, शायद नहीं भी देखते हैं क्योंकि बस वो कमरे में अचानक से आए थे। खैर जो भी हो, इस रिकॉर्डिंग को किट वॉकर ने सेफली छुपा दिया था। यहाँ पे डॉक्टर आर्थर किट को महंगी वाइन गिफ्ट करते हैं और किट डॉक्टर से पूछता है कि इस मेहरबानी की वजह डॉक्टर साहब। तो डॉक्टर किट वॉकर को बताते हैं कि देखो, तुम जो एलियन की बातें कहते थे मैं मान लिया वो सच है, क्योंकि कल जब मैं ग्रेस की बॉडी को डिस्पोज करने जा रहा था तो मुझ पर एलियंस ने हमला किया और वो रोशनी ग्रेस को लेकर चली गई। और यहाँ पे डॉक्टर आर्थर अपनी थ्योरी प्रस्तुत करते हैं। वो कहते हैं कि शायद एलियंस ने तुम्हें और तुम्हारी वाइफ को एक टेस्ट सब्जेक्ट के तौर पर चुना। शायद तुम्हारी वाइफ भी प्रेग्नेंट थी और अब ग्रेस भी तुमसे प्यार करती थी, इसलिए वो भी प्रेग्नेंट थी। तो मेरे ख्याल से उन लेडीज़ की रक्षा करने के लिए एलियंस उन्हें अपने साथ ले गए, क्योंकि तुम्हारी वाइफ पर तुम्हारे दोस्तों ने हमला किया था और ग्रेस मर चुकी थी। और ये एलियंस कैसे भी अपने इस एक्सपेरिमेंट सब्जेक्ट को जिंदा रखना चाहते हैं। तो मेरी थ्योरी ये है कि मैं तुम्हें भी मार दूंगा, तुम्हारे मरते ही एलियंस फिर आएंगे और मुझे मेरी रिसर्च में हेल्प मिलेगी। और ऑब्वियसली तुम उनके टेस्ट सब्जेक्ट हो तो एलियंस तुम्हें बचाने की कोशिश ज़रूर करेंगे। किट को अब अपनी ज़िंदगी से कोई मोह और प्यार नहीं रहा था, क्योंकि वो जिनसे भी प्यार करता था वो उससे दूर हो गए थे। तो उसे भी लगता है कि शायद एलियंस के बहाने वो अपने लव्ड वंस से मिल पाएगा, एल्मा और ग्रेस से मिल पाएगा। तो वो इस एक्सपेरिमेंट के लिए हामी भर देता है। अब क्योंकि यहाँ पे डॉक्टर थ्रेडसन का कन्फेशन मिल चुका था, तो लाना अपना बदला लेने के लिए जाती है डॉक्टर थ्रेडसन को मारने के लिए। लेकिन जैसे ही वो स्टोर रूम में घुसती है तो देखती है कि डॉक्टर थ्रेडसन वहाँ से गायब था। वो पागलों की तरह पूरी हॉस्पिटल में डॉक्टर थ्रेडसन को ढूंढने लगती है और उसकी मुलाकात हो जाती है सिस्टर मैरी से। ऑब्वियसली लाना को पता था कि ये सब सिस्टर मैरी ने किया होगा, उसी ने डॉक्टर थ्रेडसन को बचाकर छुड़ा लिया होगा। और सिस्टर मैरी यहाँ पर लाना को बताती है कि तुम्हें क्या लगता है तुम्हारा अबॉर्शन हो गया? ना, तुम्हारा अबॉर्शन नहीं हुआ है। मैं फील कर पा रही हूँ तुम्हारे पेट में पलते हुए इस बच्चे को। और एक बात बताऊँ, ये एक लड़का है। अब भले लाना को यहाँ पे कुछ भी समझ ना आए, बट हमें तो पता है ना कि मैरी डेविल है। उसे महसूस हो सकता है कि पेट में कोई जान पल रही है। बट लाना ये सुन के शॉक थी, यार ये बच्चा मरा क्यों नहीं। और ऑब्वियसली नहीं मरा है, तभी तो ये जॉन थ्रेडसन बन के पैदा हुआ। और हमें कहानी फ्यूचर में दिखाई जाती है। जॉन थ्रेडसन ने अपनी साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर को मार डाला था और इसी के साथ में वो उसकी असिस्टेंट को भी मार डालता है, क्योंकि असिस्टेंट ने मर्डर होते देख लिया था। यार सही में लड़का ना अपने बाप पे गया है, क्योंकि अगर माँ पे गया होता तो बहुत अच्छा न्यूज़ रिपोर्टर बनता। बाप पे गया है इसलिए कोल्ड ब्लडेड मर्डर बन रहा है। बच्चा नहीं मरा है ये सुन के लाना काफ़ी उदास हो जाती है और वो कॉमन हॉल में जाकर बैठ जाती है और स्मोकिंग करने लगती है। इस बीच में वो ये देखकर हैरान होती है कि यहाँ पे जुड भी थी। जुड ऑब्वियसली लाना के पास आकर बैठ जाती है और लाना उससे पूछती है कि तुम्हारे साथ ये सब कैसे हुआ, तुम पागल खाने में कैसे हो? जिस पर जुड कहती है कर्मा,
मुझे मेरे कर्मों का फल मिला है, मुझे उन चीज़ों का फल मिला है जो मैंने तुम्हारे साथ किया था, तो सॉरी। नाउ ऑब्वियसली ये सॉरी सुनकर लाना आग बबूला हो जाती है। क्या एक सॉरी उसे वो सब वापस कर सकता है जो उससे छीना गया? एक अच्छी रिपोर्टर होने का करियर, एक अच्छी लाइफ, उसकी गर्लफ्रेंड जो मर गई, असाइलम में बेमतलब का ट्रीटमेंट, शॉक्स, दवाई, मेंटल ट्रॉमा, इसी के साथ में डॉक्टर थ्रेडसन का किया हुआ सलूक, और अब ये अनवांटेड बेबी जो उसकी कोख में पल रहा है। और इन सब के बदले क्या? एक सॉरी। वो ये सब बातें गुस्से में बोलना चाहती थी पर बोलती नहीं है, और सिस्टर जूड भी समझ जाती है कि सॉरी अब कुछ नहीं बदलने वाला। तो वो लाना को कहती है कि मैं अपनी मिस्टेक सुधारूं, मैंने ही तुम्हें इस असाइलम में जबरदस्ती भर्ती करवाया था और मैं अब इस असाइलम में बाहर निकलने में तुम्हारी मदद करूंगी। अब ऑब्वियसली इन सब बातों से लाना अब भरोसा नहीं करने वाली थी, उसे तो अब किसी पर भी भरोसा नहीं था। खैर यहाँ पे दूसरी तरफ किट वॉकर एक्सपेरिमेंट के लिए राजी हो चुका था। डॉक्टर आर्थर किट के सीने में, उसके दिल में एक ऐसा इंजेक्शन मारते हैं जिससे उसकी हार्ट बीट बंद हो जाएगी और किट मर जाएगा। ये एक्सपेरिमेंट होते ही किट मर जाता है और एज प्रिडिक्शन वहाँ पे तेज रोशनी आने लगती है। एलियंस आ चुके थे और डॉक्टर आर्थर भागते हैं एलियंस की स्पेसशिप को देखने के लिए। शायद इस बंदे को ना नोबेल प्राइज चाहिए, ये फिजिक्स की थ्योरी दिखाएगा कि एलियंस होते हैं और नोबेल प्राइज ले जाएगा। और उस रोशनी का पीछा करते करते वो एक कमरे में पहुंचता है, जिस कमरे में वो जो देखता है उसे देखकर इसकी भी फट जाती है आंखें। डॉक्टर आर्थर की आंखें फट जाती है देखकर कि यहाँ पर ग्रेस पड़ी हुई है, वो भी बिना कपड़ों के, और उसका पेट काफी बड़ा हो चुका है। जैसे उसकी प्रेगनेंसी फास्ट फॉरवर्ड हो गई है और वो 8वें या 9वें महीने में पहुंच गई है। यहाँ ग्रेस मुस्कुराकर डॉक्टर आर्थर को देखती है और उसके हाथ को अपने पेट पर रखती है ताकि वो बच्चे की मूवमेंट को फील कर पाए। ले डॉक्टर आर्थर, पहचान कि अब ये बच्चा इतना बड़ा कैसे हुआ और ले ले अपना नोबेल प्राइज। और इस सस्पेंस के साथ ये एपिसोड यहाँ पे खत्म होता है और अब इस सीरीज के सिर्फ 4 एपिसोड बचे हुए हैं जो हम जल्दी ही लेके आएंगे। और तब तक के लिए आप सोचते रहिए कि लाना के बच्चे का क्या होगा। क्या जूड अपने वचन के हिसाब से लाना को इस हॉस्पिटल से बाहर निकाल पाएगी? और यहाँ ये डेविल मैरी इतने दिन से जो आतंक मचा रही है, कोई तो एक ऐसा सबूत हो जिसको ये छोड़े और उसके बाद में डेविल मैरी का पर्दा फाश हो पाए। और किट वॉकर तो मर चुका, भले ग्रेस यहाँ पे जिंदा होकर आ गई है अपने बच्चे के साथ में, किट का क्या होगा? बहुत सारे क्वेश्चंस और कंफ्यूजन है, बट मैं ये कह सकती हूँ कि ये सीरीज काफी एक्साइटिंग होती जा रही है। आपको कैसा लग रहा है कमेंट करिएगा और तब तक वेट करिए बचे हुए 4 एपिसोड के एक्सप्लेनेशन के लिए जो हम जल्दी ही लेके आएंगे।